नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। और साथियों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो मिडिल एजिस तक हम पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर और मिडिल इंग्लिश पीरियड में जहाँ तक कि चौसर हमारे राइटर आते हैं वहाँ तक आज पढ़ेंगे। और साथियों, ये बेसिक क्लास है, चाहे नेट का स्टूडेंट हो, TGT एस्टेट का हो, PGT हो, कोई भी साथी जो लिटरेचर की तैयारी कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो टाइम है वो 450 से लेकर 1066 तक चलता है। और इसी पीरियड को हम एंग्लो सेक्शन एज भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो प्रजातियां थी, एंजल्स थे, जैसे कि मैंने बताया कि इन AD 449 एंजल्स सेक्शन जूट्स आर ट्राइब टू स्टेबलाइज देयर रूल्स। एंजल्स थे, सेक्शंस थे, वो आकर इंग्लैंड में रहने लगे थे, इसीलिए इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड का नाम दिया जाता है। इंग्लैंड हैज़ 3 नेम्स। हम इंग्लैंड को 3 नाम से जानते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड और UK। आपको पता है ये तीनों ही नाम क्या हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिटेन था। फिर इसको इंग्लैंड बना दिया गया, क्योंकि इनकी इंग्ला लैंड से ये वर्ड बना है। फिर उसको आज के समय में हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि UK। तो ब्रिटेन नेम था, ये किसने दिया? तो सबसे पहले जानते हैं, ब्रिटेन सबसे पहले नाम रखा गया था। और ये नाम जो किंग क्लोडियस था, 43 में जो ग्रीक रूलर था, वो इंग्लैंड में पहुंचा और उसने जब इंग्लैंड को देखा तो उसका नाम उसने क्या रख दिया? ब्रिटेन। और उसने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि ब्रिटेन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ए डिस्टेंट ब्राइट स्टार। यानी कि ब्रिटेन नाम रखने वाला किंग क्लोडियस था, वो 43 AD में ब्रिटेन आइलैंड पर आके रहने लगा और उसने इसको ग्रीक नेम ब्रिटेन दिया। और ब्रिटेन का मतलब था ए डिस्टेंट शाइनिंग स्टार। तो आपको पता लग गया कि ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन किसने रखा और इसका ग्रीक में क्या मतलब है। उसके बाद आपको बताया कि एंजल्स थे, सेक्शन थे, जूट्स थे, वो यहाँ आकर रहने लगे। एंड दे हैड ए बैटल्स एंड एंजल्स वॉन। और युद्ध चलता रहा, कभी सेक्शन जीतते रहे, कभी जो एंजल्स थे वो जीतते रहे। इसीलिए क्योंकि एंजल्स और सेक्शन के बीच युद्ध चला, इसीलिए इस एज को एंग्लो सेक्शन एज भी हम कहते हैं। उसके बाद हम अगर और डीप में जानना चाहते हैं तो एंग्लो सेक्शन कौन थे? देवर फिशरमैन, यानी कि एंग्लो सेक्शन फिशरमैन थे, मछुआरे थे, जो मछलियों का व्यापार करने के लिए या शिकार करने के लिए उस लैंड पर आए और वहाँ आकर वो रहने लगे। और उनके पास ये हथियार थे जिससे वो, हुक वगैरह थे, तलवारें थी, जिससे वो इनको मछलियाँ वगैरह को, फिश वगैरह को किल करते थे। उसके बाद लेटर ऑन एंग्ला लैंड, जो ब्रिटेन था उसका नाम इंग्लैंड पड़ा, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड जो एंग्लो थे वो लोग आकर रहने लगे और लैंड भूमि से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंग्लैंड। और बाद में एंग्लो प्लस लैंग्वेज से इसका नाम इंग्लिश भी पड़ गया। तो उस समय जो भाषा थी साथियों, सबसे पहले हमारे वर्क लिखे गए थे तो वो लैटिन लैंग्वेज में थे। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक मार्क कर लें कि सबसे पहली भाषा जो ओल्ड इंग्लिश की थी वो लैटिन थी। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब हम जानेंगे कि क्या क्या ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। और जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था या एंग्लो सेक्शन पीरियड था, ये सब मैंने बता दिया है। उसी लिटरेचर को, जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर था, उसको नॉर्थम्बेरियन लिटरेचर भी हम कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ से आए हुए लोगों ने वो लिटरेचर लिखा था। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले राइटर कौन कौन थे ओल्ड इंग्लिश में। कई बार क्वेश्चन नेट में आता है कि ओल्ड इंग्लिश राइटर इसमें से कौन है। तो सबसे पहले साइनेवुल्फ थे, कैडमैन थे और बेड थे। ये 3 राइटर थे जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखा था। सबसे पहली लिखित जो पोएम थी उसका नाम बहुत बार पूछा गया है। वो पोएम कौन सी थी? सॉन्ग्स ऑफ विडसेट एंड ड्योर। ये पहली पोएम थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो लिखित में थी, मैन्युस्क्रिप्ट में थी। और ये किसके बारे में थी? एडवेंचर के बारे में और सी ट्रैवलिंग के बारे में थी।
तो ये सॉन्ग्स ऑफ विडसेथ एंड ड्योर पहली कविता थी। फिर उसके बाद ये तो होगी सबसे पहली पोएम। फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक अगर हम माने कि सबसे पहली हिस्टोरिकल बुक कौन सी थी, बिड्स हिस्ट्री, क्योंकि बिड्स राइटर का नाम है और बिड्स की जो हिस्ट्री थी वो सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई बुक थी। और ये किसके बारे में थी, एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो अंग्रेज़ लोग थे उनके बारे में, ये उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती थी। इट वॉज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ये अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त जो राइटर थे वो कौन सी भाषा में लिख रहे थे, लैटिन में, इसीलिए बिड इज़ ए लैटिन राइटर। और बिड था क्या था, एक लैटिन राइटर था। उसके बाद फर्स्ट रिलीजियस बुक्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की फर्स्ट रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक कौन सी थी, कैडमैन्स बाइबल। हम सभी जानते हैं कि कैडमैन एक राइटर था, बाइबल थी उसकी बुक थी। और रोट इन हिज पोएट्री फ्रॉम 5 पार्ट्स ऑन ओल्ड बाइबल। और कैडमैन बाइबल थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कई बार नेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, जूडिथ एंड डेनियल। कई बार ये जूडिथ एंड डेनियल आप वैसे भी पढ़ते हो। तो जब भी कोई वर्क बिब्लिकल इवेंट पे लिखा जाता है, यानी कि बाइबल से, कैडमन्स बाइबल थी सबसे पहली बाइबल थी जो लैटिन के अंदर थी। और इससे पहले भी बाइबल साथियों थी जिसको ओल्ड बाइबल हम बोलते हैं, जो कि हिब्रू लैंग्वेज में थी। ये सब बातें आगे मैं बताता रहूँगा। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट करके मैंने दिया है, ओनली बिब्लिकल हिस्टोरिकल रिलीजियस वर्क वर क्रिएटेड। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्या लिखा गया, हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए, रिलीजियस और बिब्लिकल। मैंने ऊपर आपको एक एक उदाहरण सभी का दे दिया है। तो बिब्लिकल होता है बाइबल से संबंधित थे, या इंग्लिश लोगों की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में, या रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर। क्योंकि हम सभी जानते हैं उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, देवर सुपरस्टिशियस और अंधविश्वासी लोग थे। और हम जब ह्यूमनिज्म पढ़ते हैं तो हमें भी पता लगता है कि उस समय ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो सेंटर ऑफ नॉलेज था वो गॉड को माना गया था, चर्च था। और चर्च और क्लर्जीमैन थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। जैसा चर्च कहता था या क्लर्जीमैन कहते थे वैसा ही लोग किया करते थे। बाद में जब मिडिल एज में जब से चौसर आए या जॉन वैक्लिफ आया तो उन्होंने इसको सेंटर ऑफ गॉड की बजाय सेंटर ऑफ साइंस में चेंज कर दिया। यानी कि ह्यूमनिज्म हमारा मानवतावाद का जो कंसेप्ट था वो हमारा मिडिल एज में आता है। तो ये सब बातें ही पढ़ते हो तो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। एजमेंस राइटर, ये ब्रूट 19th सेंचुरी, ये जो लेस्बेंस ब्रूट है ये भी एक राइटर था। ही हैज़ ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ इटालियन राइटर वेस नेम और ओरिजिनल वर्क ब्रूस बाय वेस। तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइने वुल्फ का मैंने बता दिया कि बिब्लिकल पोइट थे, बाइबल्स के बारे में लिख रहे थे। और उसका फेमस वर्क है, जो पोएम है साइने वुल्फ की, वो है पर्ल्स पोएम। पर्ल्स पोएम के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्रीम ऑफ रूड, द फेट ऑफ अपोस्टस और द एप्लोक्लिपस। यानी कि 3 ये पर्ल पोएम थी। इनके अंदर मोस्ट फेमस पोएम है जो पर्ल पोएम का कलेक्शन है, उसके अंदर ये 3 आती है जो साइने वुल्फ ने लिखी थी। अब साइने वुल्फ का बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सबसे ओल्डेस्ट राइटर थे। फिर पढ़ते हैं 6th पॉइंट में, फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश हिस्ट्री। ओल्ड इंग्लिश में सबसे पहला महाकाव्य, जैसे आज तो हम महाभारत सुनते हैं, रामायण, पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, और भी बहुत हैं, लेकिन सबसे प्राचीन था वो था बियोवुल्फ। और बियोवुल्फ था वो 19th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। इट वॉज बेस्ड ऑन गिटिस माइथोलॉजी, यानी कि जो डेनमार्क के किंग थे वहाँ बियोवुल्फ नाम का एक जाइंट राक्षस था। उसकी जो मृत्यु की थी वो किंग ने की थी और बियोवुल्फ वहीं से लिया गया है। ये एक हीरो के रूप में माइथोलॉजी करेक्टर है जिसके अंदर बियोवुल्फ और ग्रेंडल की कहानी है। बियोवुल्फ एक बहुत बड़ा योद्धा होता है जो इस ग्रेंडल नाम के राक्षस का वध करता है। तो ये उस समय बियोवुल्फ था, राजाओं की कहानी पे बेस्ड था, बहादुरी पे बेस्ड था, क्योंकि मैंने बताया उस समय भगवान, भूत प्रेत इन सब में ज़्यादा विश्वास था। तो बियोवुल्फ के क्या था, एक माइथोलॉजी पे आधारित था।
इट इज़ अनकम्प्लीट वर्क एज हाफ ऑफ द डॉक्यूमेंट वर रोटन एंड हैज़ नॉट रिकवर्ड। कहते हैं कि आधे से ज़्यादा किताबें, क्योंकि बीवुल्फ एक एपिक है तो ये बहुत बड़ा एक रिटन फॉर्म में था, तो इसकी आधे से ज़्यादा मैटर तो रोटन यानी कि ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, सड़ गया और अभी तक भी वो रिकवर नहीं हुआ। हमें आप ही जानकारी मिलती है, जब हम बीवुल्फ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डेनमार्क के किंग थे गिट्स, जिन्होंने इनको इनवाइट किया और उन्होंने एक राक्षस का वध किया। तो ये सब स्टोरी हम बीवुल्फ में पढ़ते हैं। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ब्रेव बीवुल्फ, बता दिया आपको, एक बहादुर योद्धा की कहानी है और उसकी जो लड़ाई होती है वो किसके साथ होती है, ग्रेंडल के साथ। उसके बाद किंग एल्फर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किंग एल्फर्ड था, वो एंग्लो किंग था और वो एक स्कॉलर था और उसने ही शुरुआत की राइटिंग की इस सेंचुरी में। ही इज़ नोन एज द लॉ गिवर ऑफ सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी, और इसने ही कुछ कानून और नियम बनाए। ही यूज द कमेंडमेंट्स फॉर बाइबल एंड गिव इट्स इंग्लिश सोसाइटी एज लॉस, और बाइबल के ऊपर आधारित वर्क है जो किंग्स एल्फर्ड्स बाइबल है। उन्होंने भी बाइबल के बारे में लोगों को बताया और सोसाइटी के बारे में उसको अवेयर किया। ही ट्रांसलेटेड 4 इम्पोर्टेंट बुक्स फ्रॉम यूरोप टू एजुकेट हिज पीपल, और किंग एल्फर्ड था, उसने 4 बुक्स को अपने लोगों को एडुकेट करने के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ट्रांसलेट किया। बिड्स हिस्ट्री थी, आपको पता है, जो बिड्स ने लिखी थी और फर्स्ट हमारी हिस्ट्री बुक थी, लैटिन में थी। उसको ये भी सब बता दिया कि इक्लेस्टिकल हिस्ट्री के ऊपर आधारित है और बोएथियस, ओरियसियस, पोप अरेगनी, ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर बताई है, ज़्यादा जो इसके बारे में है, जो कैडमैन साइमन है या सीनेवुल्फ है या बिड्स हिस्ट्री है, बस इतना ही हमने पढ़ना है। और ओल्डेस्ट एपिक हमारा बीवुल्फ है। हमने इतना ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में जानना है और टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मन पीरियड, 1066 से लेकर 1340 का समय। हम सभी जानते हैं कि विलियम कॉन्करर था, उसकी जीत हुई 1066 में और उसने हेरोल्ड गुडविंसन को हराकर विलियम द कॉन्करर वो राजा बना, और इसी युद्ध को हम द बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्मंडीज के राजा विलियम कॉन्करर और गुडविंसन के बीच हुआ। यहाँ पे बताया गया नॉर्मन वर फाइटर ट्राइब फ्रॉम स्कैंडेविया, और नॉर्मन लोग थे, एक ट्राइब थी, कबीला प्रजाति थी, जो कहाँ की थी, स्कैंडेविया। ये बहुत बार वर्ड आया है। देयर लैंग्वेज वर फ्रेंच। अब जो हमने पास्ट में जो पढ़ा है वो लैटिन में था, लेकिन जैसे ही विलियम कॉन्करर जो राजा बना तो वो कौन सी लैंग्वेज अपने साथ लेकर आया साथियों, फ्रेंच। और उसने चाहे स्कूल्स की थी या कोर्ट की लैंग्वेज थी, क्योंकि कोर्ट उस समय मेन था, या चर्च की भाषा थी, वो क्या बना दी, फ्रेंच। देयर लैंग्वेज वॉज फ्रेंच, ये बता दिया। दे वर ब्रूटल एंड प्राइड्स, और सबसे ज़्यादा हम मानते कि नॉर्मन लोग थे, वो एक प्रकार की कबीला था और वो ब्रूटल और परेड्स थे, वो लुटेरे थे और धन लूटने के चक्कर में इंग्लैंड में आए, और वहाँ जब उन्होंने देखा कि एंग्लो सेक्शन कमज़ोर है तो उनके राजा हेरोल्ड गुडविंसन को हराकर वो वहाँ रहने लगे। तो ये बातें थी। दे आर ऑल्सो नोन एंड वाइकिंग्स, पाइप्स एंड, तो यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो नॉर्मन राजा थे, नॉर्मंडी थे, उनको वाइकिंग्स भी बोलते थे। और वाइकिंग्स होता क्या है कि जो जहाज़ होता है उसके ऊपर बड़े बड़े पाइप लगे रहते थे, क्योंकि ये वाइकिंग्स थे, ये शिकार करने के लिए समुद्र के अंदर निकलते थे। लेकिन जब इनको ने ये आइलैंड मिला तो वहाँ उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, और उनका जो विलियम कंकरर था तो उसने यहाँ इंग्लैंड पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन ये वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स होते घुमंतू टाइप के लुटेरे थे जो लूटपाट करते थे। दे वोन बैटल 1066 विद एंग्लो स्टेबलाइज देयर रूल। कहते हैं कि 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग या विलियम कंक्विस्ट हुआ था, जो वर्ल्ड हमारी इंग्लिश की हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, और इसी के साथ जो नॉर्मन का राज्य वो स्थापना होगी और एंग्लो सेक्शन पीरियड हमारा खत्म हो गया। विलियम फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर नोन एज द विलियम द कंकरर। ये बातें बता दी है कि विलियम फर्स्ट था, वो नॉर्मंडी का किंग था, और उसने ही
यहाँ के युद्ध किया, इसीलिए इस युद्ध को विलियम द कंकरर के नाम से भी जाना जाता है। 1066 का युद्ध है, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग, नॉर्मन कंक्विस्ट या विलियम कंक्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। विलियम सेकंड केम इन 1127। तो ये बातें बाद में बताई है कि उसके बाद विलियम सेकंड आया, पहले फर्स्ट आया फिर विलियम सेकंड आया। विलियम सेकंड ने 1127 पे सरेंडर कर दिया और उसके बाद हेनरी फर्स्ट आया जो कि ट्यूडर डायनेस्टी का है, क्योंकि हेनरी 8 की आप जानते हो एलिजाबेथ जो महारानी है वो हेनरी 8 की बेटी है। जैसे ही हेनरी ट्यूडर डायनेस्टी आई तो उसके बाद आपको पता है हेनरी फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, और थर्ड के बाद जो उसकी कोई औलाद नहीं थी हेनरी थर्ड की, तो उसकी जो एलिजाबेथ बेटी थी वो महारानी इंग्लैंड की बनी। 1127 फर्स्ट ट्यूडर किंग केम हेनरी फर्स्ट। बताते हैं कि 1127 में पहली बार ट्यूडर डायनेस्टी यानी कि जो ट्यूडर शासन था उसका हेनरी फर्स्ट है वो राजा बना। 1154 में हेनरी सेकंड केम। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप नेट की तैयारी करते हो या पीजीटी लेवल की तैयारी करते हो तो टीजीटी की तो ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। तो 1127 में ट्यूडर डायनेस्टी का हेनरी फर्स्ट आया और 1154 में हेनरी सेकंड आया। ये फैक्ट होते हैं, आप हो सके तो इनको याद रखने की कोशिश करें, बाकी नहीं रखेंगे तो भी आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कहाँ से ये शुरू होते हैं। 1154 में हेनरी सेकंड आया, ये हमने सब कर लिया। 1170 में मर्डर ऑफ सेंट थॉमस ए बेकेट, द एयर बाइशॉप ऑफ कैंटरबरी, किंग्स ऑफ हेनरी सेकंड। हेनरी सेकंड था, उसका राज सिंहासन जाने का क्या कारण था कि हेनरी सेकंड ने सर थॉमस बेकेट का मर्डर करवा दिया था। आप जानते हो जब हम चौसर की कैंटरबरी टेल पढ़ते हैं तो उसमें चौसर है वो 29 ट्रैवलर के साथ कहा जाता है सर थॉमस बेकेट की श्राइन पे, और आपको पता है वो एक होली श्राइन थी। और जो सेंट थॉमस बेकेट था वो यहाँ ईसाई धर्म को फैलाने के लिए आया था, और आपको पता है ईसाई धर्म में ऐसा था कि राजा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन हेनरी सेकंड के कोई औलाद नहीं थी, वह दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने थॉमस बेकेट की क्या करा दी, हत्या करा दी, और यही उसके मौत का कारण भी बना। 1327 में फर्स्ट एडवर्ड सेकंड केम ऑन द थ्रोन, और जैसे ही हेनरी सेकंड वहाँ से हटा तो 1327 में एडवर्ड थर्ड है वो राज सिंहासन पर आकर बैठा। और 1337 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखनी है। 100 साल का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो कि करीबन 115 साल कहते हैं चला, जिसके अंदर बहुत सारे युद्ध, वैसे तो बैटल ऑफ क्रेसी वो हम पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट याद रखनी है। 1337 से लेकर 100 साल तक युद्ध चला था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ 100 ईयर्स या 100 ईयर वॉर। लिटरेचर ऑफ दिस एज, लिटरेचर की अब अगर बात करें, इस समय जो लिटरेचर था जो नॉर्मन पीरियड में, तो इस लिटरेचर को हम रोमांसिस लिटरेचर बोलते हैं, जिसमें एडवेंचर, जर्नी ऑफ लव ये सब शामिल थे। और इसमें भाषाएं कौन सी थी मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले लैटिन आई, फिर फ्रेंच आई, रोमन, और फिर इंग्लिश भी इसी के साथ आपको बताया। चौसर है उसके साथ इंग्लिश है वो आती है, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी हम कहते हैं। तो इसके बाद 2 बुक्स है इनकी उस समय की, एंग्लो जो नॉर्मन पीरियड है, सर ग्वाइन एंड द ग्रीक नाइट 12th, जिसका ऑथर तो पता नहीं है, लेकिन सर ग्वाइन की है 3 नाइट्स, और मेट्रिकल रोमांसेस जो कि क्या है, आर्थेरियन रोमांस है। तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आउल नाइटेंजल है वो भी उसी समय की लव बुक है, उसका भी आथर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए इसको जानना, ये बातें सारी बातें पीछे वाली ही बार बार दोहराई जा रही है। हम आगे चलते हैं। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ये कुछ स्टेजेस बताई गई है, मैंने बताया ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1066 है। फिर हम मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ डेट मैंने भिन्न दी हुई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो जैसे रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, या एलिजाबेथ एज है 1518 से 1603, या इसमें न्यू क्लासिकल एज हमें अभी नीचे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट डेट हमें याद रखनी है। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया, मिडिल इंग्लिश पीरियड हो गया, रिनेंसा पीरियड हो गया, और इस तरह आपको नोट्स बनाने हैं इनके, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए साथियों। जितनी आपको देखो एजिस जितनी याद होंगी उतना ही आपको लिटरेचर बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं मिडिल पीरियड। हम सभी जानते हैं कि मिडिल पीरियड की शुरुआत 1340 से लेकर
1550 तक चलती है। उसके बाद रिनेंसो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि 1550 या 1500 शताब्दी के करीबन इटली के अंदर रिनेसेंस मूवमेंट था, जो पुनर्जागरण मूवमेंट था, उसकी शुरुआत होती है। उससे पहले हमारा क्या चलता है, 1340 से 1550 तक का मिडिल इंग्लिश पीरियड। और इसमें जो मुख्य तौर पर जो राइटर रहते हैं वो चौसर रहते हैं, और चौसर के कंटेम्प्रेरी है विलियम लैंगलैंड है, जॉन गोवर है, ये सब रहते हैं। तो हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। और जैसा कि आप जानते हो मिडिल इंग्लिश पीरियड 1343 से 1550 तक चलता है। 1443 में किसका जन्म होता है, चौसर का। कई बार 1339 मानते हैं, कई बार 1343 मानते हैं। मेजर इवेंट्स देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1337 में बिगनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये हमने जान लिया कि 1337 में क्या शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है, जिसको 100 साल का युद्ध बोलते हैं। 1346 से लेकर और 1348-49 तक ब्लैक डेथ चलती है, ग्रेट प्लेग ऑफ इंग्लैंड। 1/3 कहते हैं कि 1/3 जो लेबर क्लास थी इंग्लैंड की, वो इसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्लैक डेथ जो प्लेग फैलता है, बीमारी फैलती है, महामारी, जिसके अंदर 1/3 ऑफ इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो मारी जाती है। 1377 डेथ ऑफ किंग एडवर्ड III एंड रिचर्ड सेकंड केम ऑन द थ्रोन। ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 1381 पीजेंट रिवोल्ट हमने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जब हम पायर्स एंड प्लोमैन पढ़ेंगे तो वो जो हमारा संबंधित है वो पीजेंट रिवोल्ट है। 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। फार्मर थे, उन्होंने चर्च के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 1399 हेनरी VI केम ऑन द थ्रोन। ये तो वही बातें ज़रूर जानने की नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं हम जॉन वैक्लिफ से, यहाँ मेन है, क्योंकि चौसर पीरियड के अंदर जो जॉन वैक्लिफ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसने इंग्लैंड के अंदर लोलार्ड मूवमेंट चलाया। और क्यों चलाया साथियों, क्योंकि उस वक्त चर्च के अंदर जो क्लर्जी मैन थे वो लोगों को बरगला रहे थे और बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि वो अलग भाषा में लिखा हुआ था, लैटिन भाषा में थी या हिब्रू लैंग्वेज में थी। तो बाइबल को पढ़ना आम लोगों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज उनकी फ्रेंच थी। तो जो क्लर्जी मैन थे वो लोगों को चर्च के बारे में गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। तो जॉन वैक्लिफ को जब पता चला तो उन्होंने जो ओल्ड टेस्टामेंट थी, हमारी बाइबल थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। यानी कि जॉन वैक्लिफ को लोलार्ड मूवमेंट प्लस जो हमारी ओल्ड टेस्टामेंट थी, हमारी ओल्ड बाइबल थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति कौन था, जॉन वैक्लिफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको पता था कि चर्च के अंदर क्या है, करप्शन है। इसीलिए इनको लोलार्ड मूवमेंट का लीडर भी माना जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन और सुधार का मॉर्निंग स्टार माना जाता है, क्योंकि ये आए तो इन्होंने बाइबल में जो चीज़ें गलत दी हुई थी वो लोगों के सामने रखी और उन्होंने जनता के अंदर जो अवेयरनेस थी वो फैलाई और धर्म के नाम पर जो उनके साथ ठगी टोरी कर रही थी उसको उसने बंद कर लिया। राइजिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी इनको बोलते हैं। ही स्टार्टेड प्रोटेस्टेरियन इन इंग्लैंड, ऑल द क्लर्जी वर करप्टेड, चर्च इज करप्शन, ही क्वेश्चनड ऑन जीसस क्रिस्ट। और ये वो व्यक्ति था जिसने जो भगवान जीसस क्रिस्ट थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और प्रोटेस्टेरियन इन इंग्लैंड, और जो प्रोटेस्टेरियन धर्म था उसको उन्होंने फैलाया जो वो, और इन्होंने बताया कि क्लर्जी मैन है वो करप्ट है, वो लोगों का क्या कर रहे हैं, शोषण। ही ट्रांसलेटेड वल्गेट्स बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट इन इंग्लिश। और ये जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वल्गेट्स की जो बाइबल थी उसको इन्होंने किस में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में। इसीलिए इनको जॉन वैक्लिफ को जाना जाता है चौसर एज में। और दूसरा ये लोलार्ड मूवमेंट चलाया, जो बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे उसको उन्होंने लोगों को प्रचार किया। वल्गेट्स बाइबल इज़ फाउंड इन 440 AD बाय सेंट जेरोम। थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड की है कि वल्गेट की सबसे पुरानी बाइबल थी वो 440 में बनी थी, और जिसको किसने लिखा था, सेंट जेरोम में। इट वॉज रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है साथियों कि सबसे पहली बाइबल थी वो किसने लिखी थी, 440 में सेंट जेरोम ने लिखी थी। और इसको हम ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं। और इसकी भाषा कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया था, तो हिब्रू लैंग्वेज थी। सेंट जेरोम ट्रांसलेटेड इट इनटू लैटिन लैंग्वेज। और ओल्ड जो हिब्रू लैंग्वेज थी उसके बाद सेंट जेरोम पहले व्यक्ति थे जिसने इनको लैटिन में कन्वर्ट किया।
ठीक है, इसलिए इसको सेंट जेरोम बाइबल भी कहते हैं। कि इसमें ये बताया है साथियों कि वल्गेट्स बाइबल सबसे पुरानी बाइबल थी और वो हिब्रू भाषा में लिखी हुई थी जिसको समझना मुश्किल था, और सेंट जेरोम ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया और इसीलिए इसका बाइबल का नाम सेंट जेरोम बाइबल रख दिया गया। और उसके बाद जॉन wycliffe को क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। फिर लोलार्ड मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ही स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड लोलार्ड, यानी कि जॉन wycliffe ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको लोलार्ड के नाम से जानते हैं। विच मीट फॉर टीचिंग एंड प्रीचिंग, कहते हैं कि उसका धर्म प्रचार करना और लोगों को उपदेश देना था कि जो हम चर्च में अंधविश्वास कर रहे हैं, क्रिश्चियंस पे अंधविश्वास कर रहे हैं, उससे हमें बाहर आना चाहिए। बट आफ्टर हिज डेथ फॉलोअर्स ड्यून द डिग्निटी एंड नेम ऑफ द ग्रुप मूवमेंट, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई जॉन wycliffe की, तो उसके बाद ये ग्रुप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया या बिल्कुल असफल हो गया। इसको किस नाम से जाने लगा, इट वॉज ए फूल्स ग्रुप, इसको मूर्खों का ग्रुप कहा जाने लगा। लेकिन वास्तव में उस वक्त ये मूर्खों का ग्रुप नहीं था। ये तो था मेन लोलार्ड मूवमेंट के बारे में। ये जूलियन ऑफ नॉर्विक, ये एक रिलीजियस राइटर थी और लेडी राइटर थी, और उस वक्त लेडीज़ को लिखने का मानते थे कि लेडीज़ है वो पोएट नहीं बन सकती, तो इसमें ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में ये राइटर जो जूलियाना ऑफ नॉर्विक है फेमस हुई, और जो T.S. एलियट है उन्होंने वेस्टलैंड के अंदर इनका जिक्र किया है। उसके बाद इनको भी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर पढ़ते हैं जॉन गोवर को, जो में मुख्य तौर पे हमारे जॉन गोवर हैं। विलियम जो चौसर है, हमारे जेफरी चौसर है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने इटालियन, इंग्लिश और फ्रेंच पेज में लिखा, उनके साथी थे ये जॉन गोवर, कंटेम्प्रेरी थे। तो इनके वर्क इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले वोक्स क्लेमेटिस लिखा 1382 में, जो कि लैटिन लैंग्वेज में था 13,000 लाइन में, और इसकी जो लिखने का पैटर्न था वो ऑक्टासिलेबिक वर्स था। और इसमें जो जॉन गोवर का वोक्स क्लेमेटिस है, इसके अंदर जिक्र किया ही टॉक्ड द ग्रेट प्लेग ऑफ इंग्लैंड, जो आपको बताया कि 1348 से लेकर 1349 तक जो ब्लैक डेथ फैली थी इंग्लैंड के अंदर, जिसमें 1/3 लोग इंग्लैंड के मारे गए थे, उसके अंदर वोक्स क्लेमेटिस के अंदर इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद स्पेकुलम मेडेंटिस ये भी है, लेकिन ये जानने की ज़रूरत नहीं है हमें इतना। उसके बाद है कॉन्फेसियो एमेंटिस, ये इनके दो वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वोक्स क्लेमेटिस और कॉन्फेसियो एमेंटिस। इसके अंदर 11,000 लाइन्स की ये इनका वर्क था, और ऑक्टासिलेबिक्स पैटर्न में इन्होंने लिखा है। ही टॉक्ड अबाउट द एग्नी ऑफ लव एंड हिज पेन्स, इसमें इन्होंने जो लवर होते हैं उनके दुख और दर्द के बारे में बताया है, और उन्होंने यहाँ बताया है कि ट्रू लव डज नॉट एग्जिस्ट, इस दुनिया में सच्चा प्यार कहीं नहीं है। वो फील द लव ऑलवेज इन पेन, जो सच्चा प्रेम करते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं, दुख में रहते हैं और निराशा में जीते हैं। और बताते हैं कि हैप्पीनेस इज़ द शॉर्ट लिव्ड एंड फॉर इमोशनल एंड लविंग पीपल, और जो लोग प्रेम करते हैं या भावनाएं रखते हैं उनकी भावनाएं जल्दी ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कि वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये कन्फेसियो एमेंटिस में इन्होंने जिक्र किया है। फिर विलियम लैंगलैंड के बारे में जानते हैं। ये भी विलियम्स जो जेफरी चौसर थे इनके कंटेम्प्रेरी थे, और वो भी अपने मोस्ट 2 वर्क्स हैं उनके लिए जाने जाते हैं। तो ही वॉज ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे। ही रोट ओनली 1 वर्क इन हिज लाइफ, और उन्होंने एक वर्क ही लिखा जिसका नाम है पायर्स एंड प्लोमैन, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है 1380 में इन्होंने लिखा। प्लोमैन आप जानते हो कि किसानों के बारे में था, और ए ग्रेट रिवोल्यूशन अगेंस्ट फेड्यूलिज्म, यानी कि जो ज़मींदार थे उनके बारे में इन्होंने लिखा। क्यों लिखा? चर्च वर पोजेसिंग लैंड ऑफ फार्मर्स, जो चर्च के लोग थे वो किसानों की ज़मीन हथियारे थे, तो उनको अवेयर करने के लिए चर्च के इस करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने पायर्स एंड प्लोमैन लिखा। ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट चर्च करप्शन एंड लॉयल इनइक्वालिटी विद द बेस क्लास ऑफ सोसाइटी, और उन्होंने पायर्स एंड प्लोमैन में ही जो किसानों के आंदोलन को आगे चलाया, और उन्होंने कहा कि जो ये आप किसानों की ज़मीन ले रहे हो वो क्या है, एक प्रकार का करप्शन है, और क्लर्जीमैन है वो क्या फैला रहे हैं चर्च के अंदर, करप्शन। यानी कि जैसे कि जॉन wycliffe ने चर्च का अगेंस्ट रिवोल्यूशन किया, ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया, रिवोल्यूशन, और इन्होंने बुलाया कि लॉयल इनइक्वालिटी विद द बेस क्लास, और जो
भेदभाव किया जा रहा है आम किसानों के साथ, वो क्या है, बहुत बुरा है। द वर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पीजेंट रिवोल्ट, और मानते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 में इंग्लैंड के अंदर, उसका कारण क्या था, पायर्स एंड प्लोमैन। जब लोगों ने पायर्स एंड प्लोमैन वर्क पढ़ा तो उनको पता लग गया कि चर्च है वो उनकी ज़मीन हथियाना चाहता है, और उन्होंने जो इंग्लैंड के लोग, जो शाही राज था या जो राजा थे, उनके खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जिसको पीजेंट रिवोल्ट कहते हैं। रिचर्ड सेकंड गेव एन ऑर्डर ऑफ शूट एट साइट फॉर हिम 39 ही बिकम डिस्पियर। और जब रिचर्ड सेकंड राजा था तो उसने विलियम लैंगलैंड के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया कि वो जहाँ कहीं भी दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जाए। इसलिए जो ये थे वो मानते हैं कि नो वन सो हिम एंड ही वॉज कंसिडर्ड डेड। उसके 1386 के बाद इनका सिर्फ विलियम लैंगलैंड का पायर्स एंड प्लोमैन ही ऐसा वर्क है जिसको लिखने के बाद जो रिचर्ड सेकंड था उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इस व्यक्ति को देखते ही मार दिया जाए। तो उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए और माना जाता है कि उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इट वॉज रिटन 30,000 लाइन ऑक्टासिलेबिक वर्स, और हम मानते हैं कि 30,000 लाइनों के अंदर एक बड़ा वर्क पायर्स एंड प्लोमैन्स इन्होंने लिखा था। तो साथियों आपको पढ़ा दिया है। फिर मिडिल एज के अंदर चौसर की बात करते हैं। चौसर का जन्म 1343 में होता है, और इसी के बीच बेरिन एज जो हमारी आती है, आपको पता है 1400 से 1550 150 साल है, उसके अंदर किसी प्रकार का नया लिटरेचर है वो नहीं लिखा जाता। और इसके अंदर मैंने आपको जेफरी चौसर है वो पहले 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आगे आपको जेफरी चौसर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और आगे भी आपको क्लासें हैं साथियों, मैं करवाता रहूँगा। ये बेसिक क्लास थी, और आपको कैसी लगी साथियों आप मुझे ज़रूर बताना। आगे भी आपकी इससे आगे जो क्लासें वो चलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर।